आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख का दूसरा भाग साख के बारे में पढ़ेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अभी तक हमने पढ़ा मुद्रा के विषय में, बैंक के विषय में, बैंक निक्षेपों के विषय में और साथ में हमने चेक के विषय में भी जाना। आज हम इस चैप्टर का मुद्रा और साख चैप्टर का दूसरा भाग साख के बारे में पढ़ेंगे। साख का मतलब होता है व्यक्तियों या बैंक से लिया गया धन, या साधारण शब्दों में कहें ऋण, जिसे हम अंग्रेज़ी में लोन कहते हैं। ये ऋण कोई भी दे सकता है, जैसे बैंक, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकता है। हमने पढ़ा है कि लोग अपना पैसा बैंक में अपने खाते में जमा करते हैं और उन्हें कहा जाता है जमाकर्ता। बैंक उस पैसे को सुरक्षित रखता है और हमें उस पर ब्याज भी देता है। इसके बाद भी बैंक के पास जमा धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी धनराशि का बैंक करता क्या है। अब जो बैंक है वो क्या करते हैं कि जितने भी बैंक के खाता धारक हैं जो अपनी धनराशि को बैंक में जमा के रूप में रखते हैं, उनमें से सिर्फ बैंक केवल 15% ही कैश के रूप में अपने पास रखता है। बाकी सारी जमा जो तकरीबन 85% होती है, उस जमा धनराशि को बैंक ऋण संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए रख देता है। किन के लिए वो ऋण के रूप में रखता है? वे लोग जो ऋण लेना चाहते हैं, और उन लोगों को कर्जदार कहा जाता है। ये बैंक को बाद में ब्याज सहित उस ऋण को चुकाते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक है जमाकर्ता और दूसरा है कर्जदार। तो जमाकर्ता जो भी बैंक में धनराशि रखता है तो उसे उस पर निश्चित दर के हिसाब से बैंक ब्याज देता है, और जो कर्जदार हैं उन्हें भी एक निश्चित ब्याज दर के हिसाब से बैंक को अपना ऋण चुकाना पड़ता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि बैंक जो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जिसे बोलते हैं, जमाकर्ता की धनराशि पर देता है, वह हमेशा उस ब्याज दर से कम होता है जो वह ऋण के रूप में कर्जदारों को देता है। अब इन दोनों ब्याज दरों के बीच का अंतर ही बैंक की आय होती है। इसका मतलब हुआ कि जमाकर्ता को दिए गए ब्याज और कर्जदारों से लिए गए ब्याज के मध्य का अंतर बैंक की आय होती है। जैसा कि आपको पता है कि साख को ही हम ऋण भी कहते हैं, कर्ज भी कहते हैं और उधार भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये ऋण है वो हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में, ठीक, कई बार ऋण की आवश्यकता पड़ ही जाती है। अब ये ऋण होता क्या है? ऋण एक सहमति है जिसमें ऋणदाता या फिर कर्जदाता, जो ऋण देने वाला है, वो कर्जदार को, जो मतलब कर्ज लेने वाला है, को धन, वस्तु या सेवा उपलब्ध कराता है, और बदले में भविष्य में कर्जदार कर्जदाता को भुगतान अदा करने का वादा करता है। इस आपसी सहमति को ही हम ऋण कहते हैं। इसमें ऋणदाता धन, वस्तु या सेवा, या फिर वस्तु या सेवा खरीदने के लिए धन देता है, और हम उस धन को भविष्य में चुकाने का वादा करते हैं। यहाँ पर हम साख की दो विभिन्न स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ऋण लेना हमेशा अच्छा ही साबित हो, कई बार ये बुरा भी हो जाता है। तो इसके हम कह सकते हैं कि दो पहलू हैं, एक है सकारात्मक रूप में और दूसरा है नकारात्मक रूप में।
यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं और उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम इसका सकारात्मक और जो नकारात्मक रूप है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम सलीम है, वो जूते बनाते हैं और एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते बनाने की मांग आती है इन्हें। तो इस मांग को पूरा करने के लिए वो थोड़ा ऋण लेते हैं और मांग की तय समय सीमा के अंदर वो उसे पूरा भी कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सलीम को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है और इस लाभ से सलीम आसानी से अपना ऋण चुका देते हैं और शेष धन को अपने पास रख लेते हैं। तो ये है ऋण का सकारात्मक रूप। यहाँ पर हम ऋण का या साख का नकारात्मक रूप देखते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक किसान हैं जिनका नाम है स्वप्ना। ये ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और इनके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर फसल उगाने के लिए ये गांव के ही साहूकार से कुछ ऋण लेती हैं। अपने खेत के लिए बीज, उर्वरक आदि खरीदने के लिए स्वप्ना ने इस ऋण से सामान खरीदकर फसल खेत में बो दी, पर उसकी यह फसल उस साल खराब हो गई और साहूकार उससे अपने पैसे मांगने लगा, क्योंकि साहूकार को तो फसल के अच्छे होने या खराब होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था, उसे तो केवल अपने ऋण के पैसों से मतलब था। तो ऐसे में स्वप्ना को अपनी भूमि का कुछ हिस्सा साहूकार के कर्ज को उतारने के लिए बेचना पड़ा और इस स्थिति को कर्ज जाल कहा जाता है, जिसमें ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। इस कर्ज जाल में कर्जदार कर्ज के ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वह पहले ऋण लेता है, फिर नुकसान होने की वजह से पहले ऋण को चुकाने के लिए वह दोबारा ऋण ले लेता है और फिर उससे बाद में दोबारा नुकसान झेलना पड़ता है। साख की 2 जो विभिन्न स्थितियां हमने समझी उनके कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम सकारात्मक रूप को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऋण उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण ले सकता है। ऋण उस व्यक्ति को उत्पादन के कार्यशील खर्चे जैसे कि तकनीक या कच्चे माल की खरीदारी तथा उत्पादन को तय सीमा में पूरा करने में मदद करता है। ऋण की दूसरी सकारात्मक भूमिका यह है कि ऋण लोगों को घर बनाने में भी मदद करता है। हमने देखा है घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, परंतु अगर उसके पास इतनी पूंजी नहीं है जिससे वे अपना घर बना सके, तो ऐसे में वो ऋण ले सकता है बैंक से और अपने घर को बना सकता है। फिर है उद्योग के विकास में भी ऋण सहायक होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसी कार्यशील पूंजी से उत्पादन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है और साथ ही उद्योग का विकास भी होता है। अब जो ऋण है वो आय बढ़ाने में भी सहयोग करता है, क्योंकि अगर लोग ऋण ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस ऋण को उत्पादन आदि कार्यों में लगाते हैं और उस उत्पादन के बढ़ने से उन्हें लाभ होता है और इस तरह से उनकी आय भी बढ़ती है। तो जब सकारात्मक रूप है किसी चीज़ का तो ऋण का नकारात्मक रूप भी है। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट है ब्याज की ऊंची दर। ऋण की ब्याज पर हमेशा जो दर लगी होती है वो बहुत अधिक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति मूल ऋण ही चुकाने में परिस्थितिवश असमर्थ हो जाता है और उस पर ब्याज देना उन्हें और भी भारी पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तुएं जैसे गहने, ज़मीन आदि तक बेचने पड़ते हैं। ऐसे में कर्ज आय तो नहीं बढ़ाता बल्कि लोगों को ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां से उनका निकलना लगभग असंभव होता है और परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं।
जैसे कर्ज जाल कहा जाता है, जिसके बारे में हमने उदाहरण में पढ़ा था। फिर वस्तुओं को गिरवी रखने की ज़रूरत भी पड़ती है इसमें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी कीमती वस्तुएं गिरवी रखनी पड़ती हैं और तब जाकर उन्हें ऋण मिल पाता है। एक और इसकी नकारात्मक रूप ये है कि यह जो गरीब लोग हैं उनके लिए ऋण की उपलब्धता बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति तब होती है जब हर जगह पर बैंक उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो साहूकार हैं वही ऋण देने का कार्य करते हैं और इनकी ब्याज की दर काफ़ी ऊंची होती है, जिस वजह से जो गरीब लोग हैं वो ना ऋण लेते हैं और ना ही अगर वो ले भी लेते हैं तो उसे चुका भी नहीं पाते। एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक व्यक्ति हैं और उन्हें घर बनाना है। आज के समय में आपको पता है कि घर बनाने के लिए आवश्यक पूंजी का लोगों के पास प्रायः अभाव होता है। तो इनके पास भी पूंजी तो थी, पर घर बनाने के लिए थोड़ी और पूंजी की इन्हें आवश्यकता थी। तो ये व्यक्ति बैंक जाते हैं और वहाँ होम लोन, जिसे हम गृह ऋण भी कहते हैं, उसके लिए अर्जी डालते हैं और बैंक से कहते हैं कि ये लोन थोड़ा थोड़ा करके ये वापस कर देंगे। बैंक इन्हें होम लोन मतलब गृह ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, पर इनसे कहता है कि आपको गृह ऋण तो मिल जाएगा, पर आपको ऋण संबंधी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अब जो बैंक है वो इनसे कुछ चीज़ें मांगता है, जैसे रोज़गार रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि ये कहाँ रोज़गार करते हैं, कहाँ रोज़गार करते हैं। फिर है वेतन स्लिप। उन्हें वहाँ से कुछ सैलरी भी मिलती होगी, तो उसका लेखा जोखा इन्हें देना होता है। साथ में अगर कोई गिरवी रखी संपत्ति है तो उसका भी रिकॉर्ड इन्हें देना पड़ता है। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इन्हें देना पड़ता है। इसका मतलब कि आप ऋण चुका पाएंगे या नहीं, आपके खर्चे कहीं अधिक तो नहीं है और बचत कम तो नहीं है। और साथ में समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब है चल या अचल संपत्ति, जिसे आप बैंक को गिरवी रखने के लिए पेश करेंगे। और जो समर्थक ऋणाधार होता है इसे अंग्रेज़ी में कोलैटरल भी बोलते हैं। ऋण की कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। तो कुछ शर्तें जो ऋण की होती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहला जो शर्त इसमें होती है वो है समर्थक ऋणाधार, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो समर्थक ऋणाधार होता क्या है? अब बैंक किसी व्यक्ति जो ऋण लेना चाह रहा है उससे इतने अधिक कागजात क्यों मांगता है? क्योंकि बैंक को आश्वासन चाहिए होता है कि आप उसका ऋण वापस कर देंगे, और उसी आश्वासन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है समर्थक ऋणाधार। अधिकतर ऋण मामलों में कर्ज लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसे ही समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये आपकी ज़मीन हो सकती है, आपका पशु हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है, या बैंक में आपकी जमा राशि हो सकती है, कोई बीमा पॉलिसी भी हो सकती है और सोना आदि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति कर्ज का भुगतान समय सीमा के अंदर नहीं कर पाता तो कर्ज देने वाली संस्था को ये जो समर्थक ऋणाधार हैं उनको बेचकर कर्ज राशि वसूल करने का अधिकार होता है। इसके अलावा कर्ज की शर्तों में और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे ब्याज दर। ब्याज दर बैंक द्वारा पहले ही निश्चित कर दी जाती है और इस निश्चित ब्याज दर पर कर्जदार कर्ज की मूल रकम के साथ ब्याज भी चुकाता है। इसके अलावा आवश्यक कागजात होते हैं। समर्थक ऋणाधार के अलावा आपको अपने कई आवश्यक कागजात भी बैंक में जमा करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी पहचान पत्र होता है, पैन कार्ड आता है, वोटर आईडी कार्ड आता है, आधार कार्ड भी आता है,
और इन सभी कागजातों को बैंक में आपकी पहचान पुख्ता करने के लिए रखा जाता है, यानी कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आप कोई जालसाज तो नहीं हैं। ये सारे कागजात तब मांगे जाते हैं जब आप औपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंक या सहकारी समिति से ऋण ले रहे हों तब। अब देखते हैं साख के स्रोत क्या होते हैं। साख के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं औपचारिक स्रोत और दूसरे होते हैं अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी समितियां आती हैं और जब हम औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं तो हमें वहाँ ज़रूरी कागजात जमा करने पर ही ऋण उपलब्ध हो पाता है और इसके साथ गारंटी के रूप में समर्थक ऋणाधार भी देना पड़ता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। सभी बैंकों को, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह जानकारी भी देनी पड़ती है कि वे किसे कितना और किस ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं। अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, मालिक, दोस्त, व्यापारी, रिश्तेदार, महाजन आदि आते हैं। अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने पर बहुत से मामलों में समर्थक ऋणाधार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस स्रोत में ऋण देने वाले आपकी जान पहचान के ही होते हैं। इसलिए आपसी संबंधों और आपसी विश्वास पर अनौपचारिक स्रोत आधारित होते हैं और इसी आधार पर इसमें ऋण भी दिए जाते हैं और इसी कारण से यहाँ पर समर्थक ऋणाधार की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके अलावा कभी किसी केस में ये कर्जदार पर उच्च ब्याज दर भी लगाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी संस्था नहीं होती है जैसी औपचारिक स्रोतों में होती है कि जो ऋण संबंधी गतिविधियों को देखती हूँ, उन पर नज़र रखती हूँ। तो इस वजह से वे ऊंची ब्याज दर रखने के साथ साथ गलत तरीक़ों से भी ऋण की वसूली करते हैं। उच्च ब्याज दर होने से कर्जदार को मूलधन के साथ साथ कहीं अधिक ऋण चुकाना पड़ता है। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि आज भी भारत में अधिकतर लोग ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं। अनौपचारिक स्रोतों पर आश्रित होने के कुछ कारण भी हैं, जैसे बहुत से स्थान ऐसे हैं आज भी भारत में जहां बैंक हैं ही नहीं। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र या पिछड़े इलाके ऐसे हैं जहां बैंक जैसी कोई सुविधा ही नहीं है, तो इस कारण जो लोग हैं वो बैंक से ऋण नहीं ले पाते। फिर दूसरा कारण है कि जो बैंक हैं वहाँ से ऋण लेना एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि कई तरह के जो कागजात हैं और समर्थक ऋणाधार है वो बैंक को जमा करना पड़ता है और बहुत से लोगों के पास आज भी वो ज़रूरी कागजात नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी वे अनौपचारिक स्रोतों पर ऋण के लिए आश्रित रहते हैं। यहाँ पर समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता भी नहीं होती है और इस वजह से भी जो लोग हैं वो अनौपचारिक स्रोतों पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। इन औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अलावा भी एक और स्रोत है जहाँ से लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वो है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। वो एक गांव के भी हो सकते हैं और साथ में वो पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करते हैं तथा किसी सदस्य को आवश्यकता पड़ने पर उस जमा रकम में से छोटी सी राशि का कर्ज देते हैं। फिर वह स्वयं सहायता समूह उस ऋण राशि पर थोड़ा सा ब्याज भी लेता है। यह ब्याज किसी भी अनौपचारिक स्रोतों द्वारा लगाए गए ब्याज से बहुत कम होता है। स्वयं सहायता समूह में जो 15 से 20 सदस्य इसके होते हैं वो नियमित रूप से मिलते हैं और कुछ बचत करते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो बचत है वो 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी हो सकती है। ये सदस्य की बचत करने की क्षमता पर निर्भर होती है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि यदि कोई स्वयं सहायता समूह
लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक काम कर रहा है तो वह बैंक से ऋण लेने का पात्र हो जाता है। बैंकों से ऋण स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही लिया जाता है और बैंक से मिले ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी भी पूरे समूह की होती है। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं वे ही बचत और ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं, जैसे ब्याज दर के बारे में, कितना ऋण दिया जा सकता है, वो धनराशि कितनी होगी, कितनी अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। ये सारे निर्णय जो होते हैं वो समूह के सदस्य मिलकर लेते हैं और इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदार को ऋणाधार नहीं होने पर भी आसानी से उनकी ऋण संबंधी परेशानियों को हल करता है।